So hello students, today we are starting a new topic of class 12th chapter 1 physics. So इस वीडियो से पहले हमने गॉस थ्योरम के बारे में डेरिवेशन एंड डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम कर चुके हैं. सो इसके बाद हम यूज़ करते हैं शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इन्फिनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. ओके, सो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका. Let this is the uniformly charged wire. Okay, uniformly charged means uniformly distributed positive charge all over the charge in the wire. Okay, पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है. ठीक है, इसके सराउंडिंग में एक सिलेंडर है. डायग्राम थोड़ा टफ पड़ता है इसमें बनाने में, बट समझाने लायक तो बन जाएगा. ओके, दिस इज द सिलेंडर सराउंडिंग द यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. और ये इन्फिनाइट लॉन्ग है, मीन्स ऊपर भी इन्फिनाइट तक फैला हुआ है और नीचे भी इन्फिनाइट तक है. ठीक है, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि कितने सरफेस हैं. सो इस सिलेंडर में पहला सरफेस ये हो गया. ठीक है, इसे नाम दिया फर्स्ट सरफेस. सेकंड सरफेस ये हो गया बॉटम में, और जो ये पूरा कवर कर रहा है ये हो गया थर्ड सरफेस. तो इस सिलेंडर में 3 सरफेस हैं. ठीक है, पहला सरफेस, सेकंड सरफेस एंड थर्ड सरफेस. लेट जो लेंथ है सिलेंडर का वो L है. ओके, एंड स्मॉल r be the radius of this cylinder. स्मॉल r द रेडियस हो जाएगा और लेंथ हो जाएगा L. अब ड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. जो कि आउट निकल रही हैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से इन बोथ डायरेक्शन. सो ये फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज वायर. अब यहाँ पर ऑब्जर्व ये करना है कि इन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस एंगल पे निकल रही हैं. ओके, अगर हम बात करते हैं सरफेस 1 पे, सो इस कंडीशन पे जो इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ होगा या एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा इस सरफेस का, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इस तरीके से. ठीक है, तो ये हो जाएगा DA, या फिर DS बोल सकते हैं इसे. हम लोग DA लिख लें अभी क्योंकि एरिया अपन A ले रहे हैं. सो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री पर है. सो जो पहला सरफेस है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे है. ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. फिर चेक करते हैं सेकंड सरफेस पे. इस केस में भी सेम होगा, जो यूनिट वेक्टर या फिर एरिया वेक्टर ड्रॉ होगा वो बॉटम में होगा इस तरीके से. ये हो जाएगा DA, एंड अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एंगल पे है या 90 डिग्री एंगल पे है. सो सरफेस 1 पे और सरफेस 2 पे जो एंगल है बिटवीन सरफेस एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है 90 डिग्री. अब चेक करते हैं कि सरफेस 3 पे क्या कंडीशन है. सो अगर अपन ड्रॉ करते हैं इसका एरिया, यूनिट एरिया, सो ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा. ठीक है, विच इज़ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब इस बार इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री. सो सरफेस 1 पे 90 डिग्री, सरफेस 2 पे 90 डिग्री, बट सरफेस 3 पे जो एंगल बनेगा वो होगा दोनों के बीच का 0 डिग्री. सो यही चीज़ हमें यहाँ पर पुट करना है.
लेट lambda is equal to charge per unit length, charge per unit length. Okay, so lambda is equal to q by l, or we can say that q is equal to l into lambda. ये हम बाद में यूज करेंगे. q is equal to l into lambda. So now start the derivation. According to Gauss law, phi of cylinder is equal to integration of E dot dA, which is equal to total charge by epsilon naught. ओके, बट यहाँ पर हम चेक कर चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ सरफेस जो है वो 3 है. सो फाई नेट या फाई सिलेंडर इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्लक्स 1 फ्रॉम सरफेस 1 प्लस फाई 2 फ्रॉम सरफेस 2 प्लस फाई 3 फ्रॉम सरफेस 3. अब इन तीनों के अलग अलग जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम पुट कर देंगे. सो टोटल फाई सिलेंडर इज इक्वल टू फाई 1 का मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90, क्योंकि जो एंगल था सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो था 90 डिग्री. सेम एज सरफेस 2, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90. बट चेक करते हैं कि सरफेस 3 में क्या होगा. इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री. ओके, सो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है. सो ये पार्ट कट हो गया, सेकेंड पार्ट भी कट हो गया, एंड कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है. यहाँ लिख देते हैं cos 90 is equal to 0 and cos 0 is equal to 1. So phi cylinder is equal to integration of E into dA. इतना आ गया. ओके, बट वी नो दैट कि E इंटू डी ए का फॉर्मूला होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो आगे हम लोग सिर्फ Q को रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले से, लैम्डा इंटू एल से. बाकी सब एज इट इज लिखेंगे. सो इक्वेशन आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए. क्यू का फॉर्मूला था लैम्डा इंटू एल. सो लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू डी ए का मतलब सिर्फ ए हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया. अगेन लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, नाउ द एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल. यहाँ से ये एल कैंसिल, ये एल कैंसिल. सो यहाँ बच जाएगा सिर्फ, सो एल एन एल कैंसिल हो गया यहाँ पर. नाउ वी कैन राइट लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर. अब एक काम करते हैं, हमें चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड. सो 2 पाई आर को LHS में सेंड कर देते हैं. सो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई आर
epsilon naught, which is the required equation. E is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught, where lambda is equal to charge per unit length.